परीक्षा आपकी आने वाली है, तो आज की क्लास में मैं परीक्षा के पैटर्न पे बात करूंगा और ख़ास तौर पे प्रयोजन मूलक हिंदी कंपलसरी जो प्रश्न पत्र है आपका, जो कि बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबके लिए जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका पैटर्न, पिछले साल का प्रश्न पत्र भी मैं लेके आया हूँ। पूरी प्रक्रिया भी बता दूंगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वह भी बता दूंगा, और प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, इन 3 विषयों पे हम बातचीत करेंगे। आप सबको मालूम है कि जो सिलेबस है आपका उसमें कुल 4 यूनिट्स हैं और परीक्षा में प्रश्न जो आएंगे सभी यूनिट से आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनिट को छोड़कर, 2 यूनिट को छोड़कर और बाकी 1-2 यूनिट अगर आप तैयार कर लें तो परीक्षा अच्छी हो जाएगी। इस भ्रम में आप ना रहें, आप समग्र पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी करें, क्योंकि 70 अंक की जो परीक्षा होगी वह चारों यूनिट्स जो हैं उनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो परीक्षा का पैटर्न है आपका, इसमें प्रारंभ के जो 14 प्रश्न होंगे वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 3 विकल्प दिए गए होंगे और उसमें से किसी एक सही विकल्प का आपको चुनाव करना होगा। उसके बाद बच गए 4 प्रश्न और, ठीक है। पहला प्रश्न जो होगा वह 14 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 5, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न होगा, इसके 2 हिस्से होंगे, अ और ब या क और ख, जो भी होगा, ठीक है। और ये 7-7 अंक के होंगे, 7 का 1 और 7 का 1, ठीक है। और इसमें सहूलियत यह होगी आपको कि इसमें भी एक अथवा विकल्प मिलेगा आपको और इसमें भी एक अथवा आपको विकल्प मिलेगा। यानी कि दूसरा का क प्रश्न होगा, उसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अभी उदाहरण दूंगा आपको, और उसके विकल्प में अथवा में भी एक प्रश्न होगा। इन 2 में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक उसी तरह से इनमें भी 2 में से किसी एक का उत्तर लिखना होगा। 7 का 1 टोटल कितना हो गया? 14, ठीक है। यानी कि 4 प्रश्न हो गए, कुल कितने हो गए? 4, और 4 में से 2 लिखने हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि 4 में से जो 2 आते हैं वही लिख देने हैं, विकल्प मिलेगा इन 2 में से ही किसी एक और इन 2 में से ही किसी एक, ठीक है। उसी तरह 3, 4 और 5, ठीक है। ठीक यही प्रक्रिया प्रश्न संख्या 3 में भी होगी, 4 में भी होगी और 5 में भी होगी, ठीक है। 3 में भी 2 हिस्से होंगे, 7-7 अंक के 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का विकल्प मौजूद होगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। 4 में भी और 5 में भी, तो टोटल 14 नंबर के 4, ठीक है। यानी कि 7-7 नंबर के कितने प्रश्न हो गए? 8 प्रश्न हो गए। 8 हुए ना। इस 14 में 2 हिस्से हैं ना, है कि नहीं है? 7-7 के 2 हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। यानी कि कुल 8 प्रश्न होंगे जो 7-7 अंक के होंगे और 14 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 5, ठीक है। ये तो वस्तुनिष्ठ है ना 14, लेकिन प्रश्न संख्या 1 होगा वह। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 5 और पूर्णांक कितना हो गया? 70। अब समझ में आ गया आपको? पैटर्न समझ में आ गया कैसे परीक्षा पूछी जाएगी। अब मैं आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र का थोड़ा सा अवलोकन करा देता हूँ, बता देता हूँ क्या प्रश्न आया था और इस बार क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि पूरा सिलेबस ही महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, वहां से प्रश्न आते ही आते हैं, वह भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। 14 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और प्रक्रियाओं के लिए कौन सा कंप्यूटर सर्वोत्तम माना जाता है? प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और प्रक्रियाओं के लिए कौन सा कंप्यूटर सर्वोत्तम माना जाता है? 3 विकल्प है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सही उत्तर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है आपको। 3 शब्द दिए हैं, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध रूप सही शब्द का क्या है। बताएं। ए, बी और सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। उज्ज्वल, दोनों आधा ज, पूरा व और ल, ठीक है। इसके बाद है
कि प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा भेद नहीं है। शब्दों का भेद दिया गया है और पूछा गया है कि प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा भेद नहीं है, तत्सम, तद्भव और योग रूढ़। दरअसल यह विकल्प गलत है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और बनावट के आधार पर शब्द के 3 रूप होते हैं, योग, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। और यहाँ पूछा गया कि भेद नहीं है, तो ये तीनों ही उसके भेद नहीं है। तो इस तरह से आप, यह एक मिस्टेक हो सकता है ना, तो इसमें से आप जो भी विकल्प देंगे वो सही ही होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। 3 शब्द दिए गए हैं, उसमें से विदेशी शब्द बताना है। कॉलेज, अंक और दही। कॉलेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो विदेशी भाषा है ना अंग्रेजी, तो इसे विदेशज शब्द कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्नों में कई बार नहीं है पूछता है और आप उत्साहित होकर है वाला उत्तर लगा देते हैं। तो प्रश्न को बारीकी से ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, और फट से आपको लगा कि बादल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है और आप जलद पे टिक कर देंगे, गलत उत्तर होगा। नहीं है, तो नहीं है को चुनना है। विकल्प है जलद, केश और पयोधर। सही उत्तर क्या होगा? केश, ठीक है। पयोधर और जलद दोनों बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची शब्द युग्म चुनिए। शब्द युग्म चुनना है पर्यायवाचियों का जो एक जैसा अर्थ देते हैं। पहला है गजानन, गजमुख, गण, गणराज, लंबू, लंबोदर। लंबू कहते हैं जो लंबा है, और लंबोदर कहते हैं जिसका उदर, पेट बड़ा हो, ठीक है। यह तो नहीं होगा, कट हो गया। फिर आता है गजानन और गजमुख। गजानन का अर्थ होता है कि जिसका मुखड़ा, मुख किसकी तरह हो? हाथी की तरह हो। और गजमुख, उसका भी अर्थ यही होता है जिसका मुख कैसा हो? हाथी की तरह। किसको कहा गया? भगवान गणेश को कहा गया है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? गजानन, गजमुख, विकल्प 1। निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए शब्द के लिए उचित विपरीतार्थक शब्द चुनिए। एक शब्द आपको दे दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि इसका विपरीतार्थक शब्द चुनना है, और शब्द दिया गया है हार। तो हार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विकल्प है खुशी, प्रसन्नता और जीत। सही उत्तर क्या होगा? जीत। और जीत का विपरीतार्थक क्या होगा? हार। बहुत बढ़िया विद्वान है, इतने जटिल प्रश्नों को चुटकी में हल कर देंगे। आगे बढ़े। आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना होता है। वहीं से एक प्रश्न आया है कि जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहेंगे। 3 विकल्प हैं, सदाबहार, अजर और अमर। नहीं, सदाबहार नहीं होगा। अमर होता है जो कभी मरे ही नहीं, यह तो नहीं होगा। अजर, जरावस्था कहते हैं वृद्धावस्था को, ठीक है। और जो कभी बूढ़ा न हो उसे हम अजर कहेंगे। आप देखिएगा कि हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं अजर अमर रहो। अजर अमर का मतलब होता है कि स्वस्थ रहो, कभी बूढ़े ना हो, जवान रहो और अमर रहो। तो अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। प्रश्न है, देवनागरी में लिखा सबसे पुराना शिलालेख किस राजा का मिलता है। 3 विकल्प हैं, दंतीवर्ण, अशोक और अकबर। नहीं, दंतीवर्ण दिया है जबकि गलत मिसप्रिंट है, दंती दुर्ग होगा, ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट शासक हुए। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इसका वर्णन है। तो सही उत्तर होगा दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, उनके यहाँ शिलालेख में देवनागरी लिपि का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिभाषा का अर्थ कौन सा नहीं है। यानी कि परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली पढ़े हैं ना, तो परिभाषा का अर्थ क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला है सीमित करना, दूसरा है बांधना और तीसरा है मुक्त करना। क्या सही उत्तर होगा? परिभाषा का अर्थ कौन सा नहीं है, ठीक है।
आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि पारिभाषिक शब्दावली कहते किसे हैं या परिभाषा कहते किसे हैं। यह कह रहा है कि परिभाषा का अर्थ क्या नहीं होगा। 3 विकल्प हैं, सीमित करना, बांधना और मुक्त करना। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मुक्त करना। क्योंकि जब हम कोई भी परिभाषा जब हम प्रस्तुत करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी सीमा को बांध देते हैं, बता देते हैं कि वह क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त करना। अंग्रेजी का एक शब्द है, दिया गया है, ठीक है, बताएं हिंदी में क्या होगा इसका? हिंदी अनुवाद क्या होगा? क्या कहते हैं? वेतन नहीं, भत्ता, ठीक है। विकल्प था आवंटन, भत्ता और करार, ठीक है। आप देखेंगे मेडिकल अलाउंसेस होते हैं ना, महंगाई भत्ता होता है, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता। तो अलाउंसेस का जो प्रयोग होता है वह भत्ता के अर्थ में किया जाता है। अगला शब्द है कि आपको बताना है मुहावरे का अर्थ, और मुहावरा दिया गया है। मुहावरा है दिन पूरे होना। इस मुहावरे का अर्थ बताएं। 3 विकल्प है, घमंड होना, मृत्यु के निकट होना और क्रोध करना। निकट, मृत्यु के निकट होना। कहते हैं ना कि अब दिन पूरे हो गए या पूरे होने वाले। तो दिन पूरे होना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के निकट होना। एक और लोकोक्ति है, और लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। बगुला भगत लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? पहला है ईमानदार व्यक्ति, दूसरा है ढोंगी व्यक्ति और तीसरा है दयालु व्यक्ति। सही विकल्प क्या होगा? ढोंगी व्यक्ति, ठीक है। जो व्यक्ति ढोंग करे, हो कुछ और दिखाता कुछ हो, उसके लिए बगुला भगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। और 14वां और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रारूपण की भाषा की विशेषता नहीं है। क्या प्रारूपण की भाषा की विशेषता नहीं होगी? चुनना है। पहला सरल भाषा, दूसरा तथ्यपरक भाषा और तीसरा आलंकारिक भाषा, ठीक है। क्योंकि प्रारूपण में तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, प्रारूपण की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। अलंकार की भाषा की आवश्यकता कविता और साहित्यिक रचनाओं में पड़ती है। प्रारूपण और टिप्पण के लिए अलंकार की भाषा की आवश्यकता नहीं होती। तो सही उत्तर क्या होगा? अलंकारिक भाषा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गए एक क्रम के 14 प्रश्न, ठीक है। अब प्रश्न 2 जो है उसमें आपसे पूछा गया है, छात्र का पत्र अध्यापक से परीक्षा की तैयारी के लिए सलाह मांगते हुए। अपने अध्यापक को पत्र लिखना है, ठीक है, उनको संबोधित करते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए सलाह मांगनी, ठीक है, सलाह मांगेंगे आप उनको पत्र लिखते हुए। एक विषय यह है, अथवा अध्यापक का पत्र छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए सलाह देते हुए। या तो आप अध्यापक खुद बन जाइए और अपने किसी प्रिय छात्र को संबोधित करते हुए पत्र लिखिए और उसको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है उसकी सलाह दीजिए, ठीक है। तो पत्र लेखन पढ़ाते हुए आपको मैंने बताया है कि पत्र कैसे लिखते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो उस आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक हिस्सा यह हो गया, दूसरा का औ था, ये 2 का औ, ठीक है। कुल 2 प्रश्न थे, 2 में से किसी एक का उत्तर लिखना था। कितने अंक का था? 7। आगे बात समझ में आओ। दूसरा प्रश्न का दूसरा हिस्सा ब, ठीक है, जो कि 7 अंक का होगा। इसमें पूछा गया है, अनुवाद की आवश्यकता या उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अथवा विकल्प मिलेगा आपको यहां भी, अथवा अनुवाद के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इन 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, यानी कि ब। अब ब आ गया 2 का, इसमें भी 2 प्रश्न है, किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। अंक कितने होंगे? 7। टोटल दूसरा प्रश्न कितने अंक का हो गया? 14। अब समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अनुवाद खूब पढ़ा है हमने, ठीक है। और जब आप अनुवाद के विविध प्रकारों पे वर्णन करें, मैंने आपको पढ़ाया था, तो एक वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें अनुवाद क्या है, अनुवाद की विशेषता और अनुवाद के प्रकार। तो उस अनुवाद का जो प्रकार मैंने बताया उसमें सिर्फ 2 प्रकार बताए हैं, मूलतः शब्दानुवाद और भावानुवाद, बेसिक है। लेकिन जब सिर्फ आप
अनुवाद के विविध प्रकारों के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो सिर्फ शब्दानुवाद और भावानुवाद लिखने से काम नहीं चलेगा। एक बार और मैंने आपको पढ़ाया है और उसका भी एक वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा, या शायद मैंने आपको सलाह दी होगी देखने की। उसमें अनुवाद के विविध प्रकारों का वर्णन है, ठीक है, भाषिक प्रक्रिया के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के क्या क्या प्रकार होते हैं, उसे आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा और बहुत जरूरी विषय है। अगले वर्ष भी आपको काम आएगा, आगे भी आपको काम आएगा। तो अनुवाद के विविध प्रकार सिर्फ शब्दानुवाद और भावानुवाद में आपको नहीं लिखना है, वो तो सिर्फ तब लिखना है कि अनुवाद का परिचय देते हुए उसकी विशेषता बताएं। उस दौरान आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि मोटे तौर पे अनुवाद के दो प्रकार हैं, शब्दानुवाद और भावानुवाद। लेकिन जब विधिवत ढंग से आपको अनुवाद के प्रकारों का वर्णन करना होगा तो आपको पूरी प्रक्रिया का उल्लेख करना होगा। आप देख लीजिएगा उस वीडियो को जिसमें मैंने अनुवाद के विविध प्रकारों का वर्णन किया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आते हैं प्रश्न, ये तो हो गया 2 प्रश्न हो गया, अब आते हैं प्रश्न 3। ठीक है, तो प्रश्न 3 का अ है, सवाल है टिप्पण लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत वर्णन करें। एक प्रश्न है, अथवा इसके विकल्प में दूसरा प्रश्न है प्रतिवेदन महाविद्यालय के भवन में लगी आग पर तथ्यपरक प्रतिवेदन लिखिए। आपको प्रतिवेदन लिखने के लिए आएगा कि प्रतिवेदन लिखें, महाविद्यालय के भवन में आग लग गई है, उस पर तथ्यपरक प्रतिवेदन लिखें। अब आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी कि मैंने प्रतिवेदन को पढ़ाते हुए यह बताया था कि प्रतिवेदन होता क्या है, ठीक है, लिखते कैसे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न जो आपको अच्छा लगता हो, मुझे लगता है कि आप टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी के साथ आप जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप चुन लीजिएगा। देखिए अच्छी बात क्या होती है कि जब आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, तो कोई प्रश्न जो आपको थोड़ा कम लग रहा है कि थोड़ी कम तैयारी है इसकी, तो विकल्प आपको मिल जाता है और प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी और में भी 2 प्रश्न है, किसी एक का उत्तर लिखना है। अंक कितने हुए? 7। ठीक है, अब इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा मतलब तीसरा का ब। ठीक है, इसमें प्रश्न है प्रारूपण का अर्थ, परिभाषा व विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और अथवा में आया है अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और अनुवाद के प्रकारों का उल्लेख करें। अब समझें आप मेरी बात, इस प्रश्न में जहां यह आया है अनुवाद का अर्थ, परिभाषा व अनुवाद के प्रकारों का उल्लेख करें, तो अनुवाद की परिभाषा देंगे, उसकी विशेषता के बारे में बताएंगे, और यहां पे अगर आप लिख देते हैं कि मोटे तौर पे अनुवाद के 2 प्रकार होते हैं, शब्दानुवाद और भावानुवाद, और आप शब्दानुवाद क्या है, भावानुवाद क्या है बताते हैं, तो यहां चल जाएगा, यहां यह उत्तर ठीक होगा। लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए अनुवाद के विविध प्रकारों का उल्लेख करें तो फिर गड़बड़ है, फिर वहां पे आप सिर्फ 2 प्रकार नहीं बताएंगे। तो इनमें से 2 में से कोई एक, प्रारूपण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद के प्रकारों का उल्लेख कीजिए उसकी विशेषता बताते हुए। तो मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे लोग प्रारूपण के साथ जाएंगे और ज्यादातर लोग यहाँ अभी अनुवाद के साथ जाने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया, आगे बात समझ में। तो ये 2 में से कोई एक, ठीक है, 7 टोटल कितने हो गए? 14। अब पैटर्न समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। प्रश्न संख्या 4, ठीक है, 4 में भी अ के 2 विकल्प और ब के 2 विकल्प। अ का पहला प्रश्न है कार्यालयी हिंदी अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा पारिभाषिक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए पारिभाषिक शब्दों की पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। दोनों में से कोई एक आपको बताना है कि कार्यालयी हिंदी अनुवाद क्या है, उसकी अनुवाद की समस्याएं क्या है, और दूसरा कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली क्या है, और कुछ उदाहरण देते हुए आप उसे स्पष्ट कर देंगे। इस विषय पे भी हमारी बातचीत हो चुकी है, वीडियो भी उपलब्ध है, आप जाएंगे। अगर आपको कहीं भी कभी भी किसी तरह की दुविधा हो तो दोबारा आप चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी BA BCom फर्स्ट ईयर, एक प्लेलिस्ट आएगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे वीडियोस आपके पाठ्यक्रम के वहां मिल जाएंगे, आप उसको दोबारा से भी चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ब, 4 का ब है हिंदी वर्तनी के मानकीकरण पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए, अथवा देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। हो गया, समझ में आया? तो यह भी क्या हो गया, चौथा नंबर भी 2-2 आए, सेम ऐसे ही हुआ, और 14।
ठीक है। ठीक वैसे ही पांचवा भी होगा और वह भी 14 अंक का होगा। अ और ब दो हिस्से होंगे। अ में 2 विकल्प, ब में 2 विकल्प, किसी एक का उत्तर लिखना है। 7 का 1, 7 का 1, टोटल 14। तो अब आप देखें कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 14 अंक के प्रश्न होंगे और प्रत्येक के 2 भाग होंगे, 7 का 1 और 7 का 1, यानी कि 7-7 अंक के कुल कितने प्रश्न आपको लिखने हैं? 8 प्रश्न लिखने हैं आपको। आई बात समझ में? इसलिए गति का भी ध्यान रखना है आपको और अभ्यास का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि अचानक परीक्षा देने आए और आपकी उंगलियां कहें कि अब मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो पहले से लिखने का अभ्यास आपको होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न छूट जाएगा। आगे बताऊंगा कि प्रश्न का उत्तर कैसे देना है और क्या महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न बता देता हूँ। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ व वाक्य बताइए। 5 का अ है। मुहावरे दिए हैं, कुछ लोकोक्तियां हैं, उसका अर्थ बताना है और वाक्य बनाना है। पहला है मन मैला करना, बाट जोना, पौ 12 होना, मंत्र मुग्ध करना, आप मरे जग पर ले, अंधेर नगरी चौपट राजा, आ बैल मुझे मार। तो इसका अर्थ ब्रैकेट में आपने देना है, जो भी होगा कोष्ठ में उसका अर्थ और एक वाक्य उससे आपको बना देना है। ठीक है। अथवा अगर यह नहीं करना है तो दूसरा विकल्प है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। ठीक है। घृणा के योग्य, उसको क्या कहेंगे? जो कम खाता हो, अधिक मूल्य वाला, जिसका शत्रु न हो। जिसका शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। सब विद्वान लोग हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। आकाश चूमने वाला, अरे वाह। ठीक है। अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। ठीक है। समुद्र की आग, समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वानल। क्या कहते हैं? 5 का ब। मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ, परिभाषा और दोनों में अंतर क्या है? मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है? ठीक है, और दोनों में अंतर क्या है? अर्थ अथवा अगर यह नहीं बताना है तो शुद्ध करना है, वाक्य शुद्ध करना है। मैंने वहां जाना है। बहुत अच्छा। ठीक है। मोहन ने आम को खाया। मोहन ने आम खाया। वाह, व्याकरण के ज्ञाता है आप। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। भागना दौड़ना में क्या अंतर है एक दिन बताऊंगा आपको। और भी ऐसे हिंदी के शब्द जो एक ही जैसे प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनके प्रयोग की सावधानियां क्या है बताऊंगा आपको। कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, इसको शुद्ध करना है आपको। कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, करेंगे। जब भी आप किसी से निवेदन करते हैं तो वाक्य जो हो आदेश मूलक नहीं होना चाहिए। जब हम करें कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। हम निवेदन करते हैं तो हम कहेंगे कि करेंगे। ठीक है, कृपा करेंगे। ठीक है, तो कृपा के साथ हमेशा करेंगे, भविष्य काल का प्रयोग वहां किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रश्न। ठीक है, देख लिया आपने, पैटर्न समझ में आ गया। अब जिस घड़ी का आपको इंतजार है, हालांकि प्रश्न देखने के बाद आप खुद भी समझ गए होंगे बहुत हद तक कि क्या क्या पढ़ना है। मेरी समझ से इस बार की परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण विषय है वह महत्वपूर्ण विषय होगा इकाई 1 से अनुवाद। अनुवाद की परिभाषा, उसकी विशेषता और उसके प्रकार, इसे निश्चित रूप से आप तैयार कर लें। इसको अगर आप तैयार करते हैं तो संभवतः 2 प्रश्न के उत्तर आपके बन सकते हैं। ठीक है, 2 के ना बने तो 1 का तो कम से कम निश्चित मान के चलिए। ठीक है, इसके अलावा प्रतिवेदन, टिप्पण और प्रारूपण, ये 3 भी महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदन, टिप्पण और प्रारूपण, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर पत्र लिखने के लिए आए, आप अगर पत्र लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हुई, क्योंकि अगर आप नियम को ध्यान में रखते हुए अगर सलीके से पत्र लिखते हैं तो पूरे अंक उसमें आपको मिलते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति क्या है, उसका अर्थ और कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां भी ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि का नामकरण, उसकी विशेषता, उसकी वैज्ञानिकता, यह भी महत्वपूर्ण है। और कार्यालयी हिंदी और अनुवाद। ठीक है, और इसके साथ पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली से आता ही आता है प्रश्न। हो सकता है कि 7-8 प्रश्न आ जाए उससे, एक अंक के साथ, और उसका अर्थ बताना हो पारिभाषिक शब्दावली का, या यह भी प्रश्न आ जाए कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है
पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, अनुवाद, देवनागरी लिपि, कार्यालय हिंदी और अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, इसकी भरपूर संभावना है। और अंतिम बात, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें और कहाँ आप गलती करते हैं और इस गलती से आप बचें। पहली बात, प्रश्न का क्रमांक स्पष्ट तौर पे देना है आपको। मान लीजिए अगर आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो स्पष्ट शब्दों में 2 का अ लिखें आप। और अच्छी स्थिति यह भी है कि प्रश्न लिखने सीधे आप, जो प्रश्न आया है उसे मोटे अक्षरों में अगर आप लिख देते हैं शीर्षक के तौर पे और प्रश्न क्रमांक देते हैं तो यह अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर आप ये भूल करते हैं कि प्रश्न का क्रमांक ही ना दें, क्या लिख रहे हैं आप, तो अंक कटते हैं आपके। इसलिए स्पष्ट तौर पे प्रश्न क्रमांक दें, ठीक है। एक और चीज करें, जैसे 2 का अ है और 2 का ब है, 2 प्रश्न है ना, अ और ब, तो आप क्या गलती करते हैं, 2 का अ लिखा, फिर यहां 4 का ब लिख दिया, फिर यहां 3 का अ लिख दिया। इस तरह की गलती से बचें। एक भाग के जो प्रश्न है उनका उत्तर एक ही जगह आप दें। 2 का अ तो 2 का ब लिखिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यह ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। आप स्वतंत्र हैं, हालांकि आप चाहे तो 2 के अ के बाद 5 का अ लिख दीजिए, फिर 3 का ब लिख दीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप क्रमशः प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो परीक्षक जो आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर रहा है वह प्रसन्न होता है। वह प्रसन्न होता है कि बच्चे ने प्रश्न क्रमांक अच्छे से लिखा है, उत्तर अच्छा लिखा है और सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। उनका समय बचता है और उनकी प्रसन्नता आपको अच्छे अंक दिला सकती है। आई बात समझ में? इसीलिए कभी भी हमारे यहाँ वो खेल खेलते हैं ना, एक डाल से छलांग लगा के दूसरी डाल पे जाना और दूसरी डाल से छलांग लगा के तीसरी डाल पे जाना। आप ऐसा ना करें, एक डाल पे बैठे रहें आराम से। एक डाल का काम पूरा हो जाए तो फिर सनई दूसरी डाली पे उतर जाइए, उसका काम कीजिए, फिर तीसरी डाली पे जाइए। मेरी बात समझ में आई आपको? और अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न आपको आ नहीं रहे हैं, दिक्कत है, जैसे कि पहले आपको 2 का अ आ रहा है, फिर 4 का ब आ रहा है, तो क्या करें ऐसी स्थिति में? इसका एक विकल्प है। मोटे तौर पे आप जगह छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो 1 लिख दीजिए, फिर आपको अनुमान हो जाएगा, जगह छोड़ दीजिए और फिर आप आगे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए दिक्कत ही आ रही है तो एक काम जरूर करें, जैसे कि मान लीजिए 3 का आ रहा है पहले, तो 3 का अ और ब दोनों लिख दीजिए एक साथ, ठीक है ना। 3 का अ, फिर 4 का ब, फिर 5 का अ, 2 का ब, ऐसे ना करें। ऐसे करने से आप अपने लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर लेते हैं, इसलिए कि आप सिलसिलेवार ढंग से प्रश्न का उत्तर नहीं लिखते। ठीक है प्यारे बच्चे। और कुछ लोग अति उत्साह में जिस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है उसे 2 बार लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना। इस भूल से बचें, ठीक है, क्योंकि परीक्षक आपकी उत्तर पुस्तिका को देखते हुए पकड़ लेता है, ठीक है। आप पकड़े जाते हैं और पकड़े जाते हुए फिर ये लगता है कि आपने चालाकी की है। तो इस तरह की भूल से भी बचें। अति उत्साह में कि जो प्रश्न आ रहा है और बाकी सब नील बटे सन्नाटा है, तो जो आ रहा है उसको बार बार छुपा के एक बार बीच में भी लिख दिया, एक बार अंत में भी लिख दिया, तो ये ना समझे कि परीक्षक का ध्यान उस पर नहीं जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरह से आप लोग परीक्षा की तैयारी करें। अब पैटर्न तो अब समझ में आ गया आपको? अगर आप कहेंगे और आपकी इच्छा होगी तो कल की क्लास में मैं AECC हिंदी साहित्य का इतिहास और मध्यकालीन हिंदी कविता, इनके भी प्रश्न पत्रों पे आपसे चर्चा कर लूँगा। ठीक है। आप अपने जीवन के ऐसे दौर में हैं जहां आप अपने जीवन को खूबसूरत भी बना सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। तय आपको करना है कि आप वास्तव में अपने जीवन से चाहते क्या हैं। आप सबको लगता है कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सपने देखिए, तो सपने देखने का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं होता है। उस सपने के लिए भागना होता है, दौड़ना होता है, जागना होता है, रातों की नींद खराब करनी होती है, एक जुनून अपने भीतर लाना होता है। सिर्फ सपने देखेंगे और योजना में उसको नहीं लाएंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए रोज कम से कम सोने जाने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि आपने जो सपना देखा है या जीवन में आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए आज आपने कोई अच्छी कोशिश की कि नहीं।
आज उस दिशा में आपने एक कदम बढ़ाया कि नहीं, आज आपने कुछ सीखा कि नहीं, आज आप कल से कुछ बेहतर हुए कि नहीं। अगर रोज रात को सोते हुए इन सवालों के जवाब आपके पास हैं तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं।